उल्फत की जंजीरों से क्या डरना, अपनी ही तकदीरों से क्या डरना, जब भरोसा हो खुद पर तो हाथों की लकीरों से क्या डरना। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सुविद्या में। आज मेरे साथ उपस्थित हैं मेरे द्वारा ही पढ़ाए गए मेरे विद्यार्थी विवेक गुर्जर, जिनका RAS 2021 में सिलेक्शन हुआ है। 11वीं रैंक इन्होंने प्राप्त की है। SDM पोजीशन पर ये अब लगने वाले हैं बहुत जल्द, तो बहुत ही खुशी मुझे हो रही है। तो बहुत बहुत बधाई सबसे पहले तो विवेक आपको। थैंक यू मैम। मेरे लिए बहुत गौरवान्वित करने का पल है कि मुझे कॉलेज में लंबे समय तक मैम ने पढ़ाया है। एक तरह से मेरी गुरु माता रही हैं और उन्होंने मेरी ये जर्नी देखी है एजुकेशन के लेवल से, कॉलेज टाइम से। तो वो कहते हैं कि माता पिता के बाद गुरु ही सबसे अधिक खुश होता है। तो मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है कि आप मेरा साक्षात्कार ले रहे हैं और आपकी खुशी जो है मेरे साथ जुड़ पा रही है आज। मुझे तो वही लाइन एक चरितार्थ होती हुई नजर आ रही है कि एक गुरु ही ऐसा व्यक्ति होता है जो कि जिसमें कोई कंपटीशन की भावना नहीं होती, और उसका शिष्य उससे भी आगे जब बढ़ जाता है तो वो किसी प्रकार का दुख न मना के उससे और ज़्यादा खुशी उस चीज़ से मिलती है। तो वही खुशी मुझे आज तुमसे मिल रही है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। कुछ जिज्ञासाएं मेरे मन में है जो आज मैं इनसे पूछना चाहती हूँ। और सबसे पहले तो मैं विवेक आपको बधाई देना चाहूँगी कि 11वीं पोजीशन प्राप्त करना बहुत बड़ी बात है। नाथद्वारा से ये बिलोंग करते हैं। पहला प्रश्न मेरा ये है कि वैष्णव नगरी श्री नाथद्वारा में आपके परिवार का इतिहास क्या है? क्या आप मूल रूप से नाथद्वारा के ही निवासी हैं या किसी और स्थान से आकर आपका परिवार यहाँ बसा? सबसे पहले तो सुविद्या चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि उनके माध्यम से मुझे आप सभी से एक तरह से जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है और जो एस्पिरेंट्स हैं उनसे बात करने का मुझे मौका मिल रहा है। मेरा परिवार मूलतः नाथद्वारा का ही है। मैं यहाँ पर ब्रिजवासी गुर्जर समुदाय से बिलोंग करता हूँ। श्री नाथद्वारा की जो मूर्ति जब नाथद्वारा लाई गई थी ब्रज क्षेत्र से, तो उनके साथ जो जातियाँ नाथद्वारा आई थी उसमें गुर्जर समुदाय भी था। तो 350 वर्षों से लगभग हमारा परिवार यहीं है और मूलतः मैं नाथद्वारा से ही बिलोंग करता हूँ। एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगी कि आपके परिवार में शिक्षा के प्रति अब तक का रुझान क्या रहा है? न सिर्फ मेरे परिवार बट अगर आप ओवरऑल देखें समाज मेरे और नाथद्वारा में एक टेम्पल इकोनॉमी यहाँ पर रही है। और श्रीनाथ जी के प्रभाव की वजह से यहाँ पर जो इनिशियल एम्प्लॉयमेंट हो या फिर जो हम कहते हैं कि आमदनी का जरिया है वो मंदिर से जुड़ा हुआ रहा है बरसों से। तो शिक्षा का बहुत अधिक प्रचार प्रसार और जागरूकता रही नहीं, समाज में भी नहीं थी और परिवार में भी उस स्तर की नहीं थी। बट जो मेरे पिताजी थे वो यहाँ पर एक अच्छे सोशल वर्कर थे और वो इस चीज़ को देखकर कई बार चिंतित होते थे कि शिक्षा की ओर भी उन्मुख होना चाहिए। सिर्फ एक क्षेत्र में रहने से काम नहीं चलता है और अच्छे एम्प्लॉयमेंट्स में और अधिकारी जैसी जो सर्विसेज होती हैं अच्छे ओहदों पर हमारे समाज से एक क्षेत्र से लोगों की भागीदारी बढ़नी चाहिए। तो वो जो उनकी सोशल एक्टिवनेस थी उसका सीड हम कह सकते हैं, बीज उन्होंने मेरे माइंड में जो बोया कि बचपन से मैं सुनता था कि उनका कहना था कि आपको अधिकारी बनना है, मैं ऐसे अधिकारी बनाऊंगा, एक रोल मॉडल की तरह स्थापित करूंगा। तो शुरू से वातावरण तो नहीं था बट मेरे पिताजी का जो एक माइंडसेट था वहाँ से ये शुरुआत हुई। तो इसका मतलब सरकारी नौकरी के प्रति जो मतलब दिमाग में जो ये धारणा है ये वो मतलब कब से आ गई है? बचपन से ही पापा ने दिमाग में भर रखा था या खुद के भी दिमाग में था पहले? ये मैम सरकारी नौकरी या किसी भी तरह की ऑर्गेनाइज्ड नौकरी लेने वाला मेरे परिवार में मैं पहला व्यक्ति हूँ और गवर्नमेंट जॉब लेने वाला तो ऑब्वियसली मैं फर्स्ट पर्सन हूँ मेरी फैमिली में। तो बचपन से जो मेरे पिताजी का सपना था, एजुकेशन के दौरान मेरे पिताजी का देहांत 2001 में हुआ जब मैं 6 वर्ष का था। तो माताजी ने भी उसके बाद मुझे पढ़ाई के रास्ते पर बहुत सुदृढ़ रखा, डिसिप्लिन बनाए रखा मुझे। और उसी का परिणाम है कि मेरे माइंड में हमेशा से एक फर्म डिटर्मिनेशन था कि फादर का सपना है। मेरी मदर भी मुझे वो वैल्यूज़ और आदर्श देती चली आ रही हैं। तो शुरू से एक टारगेट बनाकर चल लिया था कि ग्रेजुएशन होगी उसके बाद मैं सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी ज़रूर करूँगा। नाथद्वारा में आपको कैसा माहौल मिला? मतलब संसाधन उचित थे या फिर ऐसा लगा कि इस प्रकार के और संसाधन यहाँ पर मिलते, लाइब्रेरी की सुविधाएं हो गई या फिर बुक्स वगैरह इजीली मिल गई या फिर और कोई सोर्सेज, टीचर्स वगैरह, गाइडेंस की और कोई ऐसे सोर्सेज और होते तो शायद और जल्दी मैं ये मुकाम प्राप्त कर लेता? ऐसा कुछ है दिमाग में? नाथद्वारा में देखें तो प्रशासनिक परीक्षाओं को लेकर गाइडेंस न के बराबर थी। जब मैं विद्यालय में था तब भी भले वो टीचर्स हों या फिर 11th-12th में जब स्ट्रीम हम चेंज करके सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मैं गया, वहाँ पर भी एज ए स्पेशलाइजेशन आपको कोई गाइड करने वाला नहीं था कि सिविल सर्विसेज के लिए आपकी क्या तैयारी होनी चाहिए, किस तरह से आपको एग्ज़ाम को अप्रोच करना है
क्योंकि साइंस और कॉमर्स पर ज़्यादा ध्यान रहता था। आज से 10 वर्ष पहले भी जब मैं कहूँ 2010 में मैंने 10वीं की थी, तो मेरे गणित में अच्छे नंबर थे, तो सीधा कह दिया गया कि आपको इंजीनियरिंग करनी चाहिए। गाइड करने वाला उस समय ऐसे नहीं मिलता है कि सब्जेक्ट आपको क्या आगे लेना है, कौन सा सब्जेक्ट आपको सिविल सर्विसेज में हेल्प करेगा। एक धारणा होती है कि अगर साइंस अच्छी है तो आप सिर्फ इंजीनियरिंग करेंगे, और अगर कॉमर्स अच्छी है तो आपको सीए बनना है। एक आर्ट्स के लिए एक माना जाता था कि ये व्यक्ति इंटेलिजेंट नहीं है, आर्ट्स ले रहा है। तो अब समझ में आता है कि ये धारणा गलत थी। तो उस समय इतनी गाइडेंस अवेलेबल नहीं थी। तो मैंने 10th में जब मेरे परसेंटेज अच्छी थी तो मैंने मैथ्स ली, फिर इंजीनियरिंग की। पर जैसा आपने कहा यहाँ पर अवेलेबल है ही नहीं गाइडेंस वगैरह, तो फिर मैंने दिल्ली रुझान किया, वहाँ पर दिल्ली कोचिंग के लिए गया। मेरी मदर ने सारे रिसोर्सेज मुझे अच्छे से अवेलेबल कराए, क्योंकि उनको पता था मैं बचपन से पढ़ाई में भी अच्छा हूँ। रिजल्ट्स भी मैंने ला के दिखाए थे, मार्क्स भी मेरे अच्छे आते थे। तो फैमिली सपोर्ट भी बहुत अच्छा था कि मेरी इच्छा है, मैं आउटपुट भी दे रहा हूँ, माइंडसेट भी मेरा है क्लियर, डिटरमिन्ड भी हूँ। तो फैमिली सपोर्ट और मेरी मदर का सपोर्ट सबसे बड़ा जो रहा। साथ में फिर जब मैं दिल्ली गया, वहाँ मुझे रिसोर्सेज अवेलेबल हुए, तो ये उसका एक आउटपुट है। और उसके बाद आपने घर पे रहकर सेल्फ स्टडी की है? बिल्कुल। एक इन सेवा परीक्षाएं जो है, खासकर सिविल सेवा परीक्षा और आरएएस है, इसमें इंटेलिजेंस और स्मार्टनेस से ज़्यादा आपकी स्ट्रेटेजी और प्लानिंग मायने रखती है। और जब आप एक बार एक वातावरण में जाकर तैयारी करते हैं, मैं दिल्ली जाकर आया, वातावरण देखा, नाथद्वारा से बहुत चेंज था वो वातावरण। यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए वातावरण अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ जाकर मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी करने के तरीके पता चले, वो माहौल मुझे मिला। तो जब मैं एक बार वहाँ से कोचिंग करके आया तो मुझे तरीका पता चल चुका था, क्या स्ट्रेटेजी आपको अपनानी है, कैसे तैयारी करनी है, कैसे पढ़ना है, किस तरह से अपनी कमियों को देखना है। तो फिर मुझे दिक्कत नहीं आई। और 2017 में जब मैं कोचिंग करके आया, 2017 के बाद से 17 से 21 जो 2021 में परीक्षा आई थी, 17 से 21 तक मैं घर पर ही अपना पढ़ाई कर रहा था। रिसोर्सेज वही थे, फिक्स थे, अपने शॉर्ट नोट्स मैंने स्वयं बनाए हुए थे। बिल्कुल। ओके, तो पढ़ाई के दौरान कई बार डिस्ट्रैक्शंस भी होते हैं, तो ऐसा आप कहीं कि भाई सोशल मीडिया का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं या फिर यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब चीज़ों से कभी डिस्ट्रैक्ट हुए? बहुत यूज़ किए हुए थे, कॉलेज टाइम में तो सभी यूज़ करते हैं। और इनिशियली जब प्रिपरेशन चल रही थी तो 2016 से 17, 18 जब आरएस 2018 आई थी, तब भी यूज़ कर रहे थे साथ में। तो उस समय पता पड़ा कि ये सही नहीं है, क्योंकि हम कई बार यूज़ तो करते हैं, हमें पता नहीं पड़ता हम टाइम कितना वेस्ट कर देते हैं। आप दिन में अगर 10 बार खोलते हैं और 10-10 मिनट भी देते हैं उसको, तो आप 1.5 घंटा वेस्ट कर रहे हैं। इसको आप पूरे साल के ऊपर एवरेज निकालेंगे तो हो सकता है आपके हाथ में आंकड़ा है कि आप हो सकता है 15, 20, 25 दिन तो सोशल मीडिया ही चला रहे हैं। और कई बार हमारे पास एग्ज़ाम जब नज़दीक आता है तो हमें लगता है कि काश 5 दिन और होते, 10 दिन और होते। तो ये उस समय मेरे ख्याल से 6 महीने या 10 महीने के लिए अगर आप सोशल मीडिया बिल्कुल बंद कर दें तो उसमें कोई बुराई नहीं है। इस बार जब आरएस 2021 का मैंने अटेम्प्ट दिया था तो मैं समस्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से टोटली गायब था पूरी तरीके से, क्योंकि मैंने सोच लिया था कि टाइम वेस्ट कहीं पर भी नहीं होना चाहिए हमारा। काम की ज़रूरत की चीज़ें हैं, आप उन्हें ज़रूर यूज़ करिए। सोशल मीडिया से यूट्यूब पर अच्छे चैनल्स हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं। आप डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हैं, आप अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, करंट अफेयर्स के एनालिसिस जहाँ पर अच्छे आते हैं वो देख सकते हैं। बट सोशल मीडिया के ऐसे प्लेटफॉर्म्स जहाँ पर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है उनसे दूर रहें। मनोरंजन के साधन आपको पढ़ाई में भी मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज आती हैं अच्छी इंटरेस्टिंग, हिस्ट्री के ऊपर मूवीज़ हैं, सनसेट टीवी है। आप कोशिश करें आप मनोरंजन के लिए भी उन चीज़ों के टच में रहें जो मनोरंजन करते हुए भी आपका सदुपयोग ज़्यादा कराएं। सही बात है। ऐसी कौन कौन सी मतलब कुछ स्ट्रेटजीज जो है वो आप बताएं ताकि वो इसका उपयोग कर अपनी तैयारी को और सुदृढ़ कर सकें। सबसे पहले तो ये है कि जो भी बच्चे इस समय 12वीं कक्षा में हैं या 10वीं पास कर रहे हैं, वो अपने जो सब्जेक्ट्स वो चुनने वाले हैं वो अपने फ्यूचर को ध्यान में रखकर चुनें। अभी से आप अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लेंगे, गोल डिटरमाइन कर लेंगे तो आप 2 स्टेप बाकी लोगों से आगे रहेंगे, आपका रास्ता छोटा होगा। मैंने इंजीनियरिंग की, आज मैं सोचता हूँ शायद मुझे नहीं करनी चाहिए थी। मैं आर्ट्स लेता, बीए करता, एमए करता, आज पीएचडी होल्डर हो सकता था। ऐसी बात नहीं कि इंजीनियरिंग अच्छा एरिया नहीं है, बट मेरा इंटरेस्ट इतना था नहीं उस फील्ड में। बस जो उस समय गुरुजन थे, मेरे फैमिली मेम्बर्स थे, उन्होंने मेरे मार्क्स देखकर मुझे कहा कि आपको ये करना चाहिए। तो वही बात आ जाती है गाइडेंस की। तो आप वो तरीका अपनाएं जो आपको सबसे छोटे रास्ते से वहाँ तक ले जाए। आज आर्ट्स में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, और सिविल सेवा की अगर आपको तैयारी करनी है तो आप अपने सब्जेक्ट्स का चयन अच्छे से करें और किसी कन्फ्यूजन में ना रहें। ग्रेजुएशन होने के तुरंत बाद आप 2 वर्ष कम से कम अपने आप को पूरी तरीके से झोंक दें। एक बार ग्रेजुएशन होने के बाद अगर आपने 2 साल अच्छे से तैयारी कर ली, हो सकता है मान लीजिए
किसी कारणवश पहले अटेम्प्ट में न भी हो, पर अगर आप अपनी कमियों को पहचान लेंगे तो वो 2 वर्ष की जो मेहनत है शुरू में की गई और जो शुरू का मोमेंटम होता है वही आपको सेकंड अटेम्प्ट में हेल्प करेगा। क्योंकि एक बार जो तैयारी बिना किसी टेंशन के फ्री माइंड से होती है ग्रेजुएशन के बाद, वो बार बार नहीं होती। आप किसी जॉब में जाएंगे ग्रेजुएशन के बाद, फिर जॉब के साथ पढ़ाई करेंगे या आप सेटल डाउन होने लगेंगे, फिर उसके साथ पढ़ाई करेंगे, बहुत से ऑब्स्टिकल्स आते हैं। तो ग्रेजुएशन के बाद के जो 2 साल हैं आप पूरी तरीके से अपने आप को एग्जाम के अंदर झोंक दीजिए। वो बेस्ट 2 ईयर्स हैं जो आपको आगे भी बहुत आउटपुट देंगे। और स्ट्रेटेजी बस यही है कि जैसे जैसे आप पढ़ें ऑथेंटिक बुक्स का ज़्यादा प्रयोग करें। मैंने कोचिंग ज़रूर की थी, पर मैं कोचिंग नोट्स पर ज़्यादा डिपेंड नहीं रहता था। मैं हमेशा ऑथेंटिक बुक्स से पहले पढ़ता था, कोचिंग नोट्स से उसको ऐड ऑन करता था और अपनी शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करता था उन सब्जेक्ट्स के जहाँ पर कुछ डिफिकल्टी फील हो रही है या फिर कोई सब्जेक्ट मुझे अच्छे से याद नहीं हो रहा है, ऐसे सब्जेक्ट्स के लिए जो मैं एग्जाम से पहले अपने हिसाब से मैंने बहुत बनाए हैं। मैंने लगभग सभी बुक्स के नोट्स यूपीएससी की तैयारी के दौरान बनाए थे, पर आज मुझे लगता है कि इतनी ज़रूरत नहीं थी। नोट्स उन्हीं चीज़ों के बनाइए जो आप एग्जाम के टाइम पे रिवाइज कर सकें, और मोस्टली जो चीज़ें आपको याद इजीली हो रही हैं उनके नोट्स बनाने की आवश्यकता मेरे अनुसार नहीं होती। जो ट्रिकी चीज़ें हैं, जो याद करने में तकलीफ दें हैं, जहाँ से 100% क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, ऐसे कुछ टॉपिक्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें मेमोराइज इजीली नहीं होती, इन्हीं चीज़ों के आपको शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं। शॉर्ट नोट्स में भी हम पूरे सेंटेंसेस लिखने से बचें, कीवर्ड्स का ज़्यादा यूज़ करें। मतलब 20 पेज हैं तो आपको वो 2 A4 पेजेस में उसका क्रक्स लिखना आना चाहिए। वो आपको एग्जाम से 2 दिन पहले बहुत हेल्प करेंगे। मेन स्ट्रेटेजी यही होती है। शॉर्ट नोट्स, रिवीजन जितना अधिक कर सकें वो बहुत काम आएगा आपको। तो एटलीस्ट जैसे आरएएस की परीक्षा है, आप अपने प्लानिंग इस तरह से करें कि अगर आपके पास 6 महीने है तो 3 से 4 महीने में सिलेबस पूरा हो, और 2 से ढाई महीने जो आपके पास बचे हैं उसमें एक्सप्रेस 2 से 3 रिवीजन आपके होने चाहिए। और जो प्लानिंग है वो आपके पास पेपर पर होनी चाहिए। आज बैठे बैठे आपको पता होना चाहिए 5 महीने बाद आप 3rd वीक में क्या कर रहे होंगे। आपके पास पेपर प्लान मजबूत होना चाहिए। अपना प्लान बनाए पेपर पे, किस दिन, किस महीने में, किस सप्ताह में क्या करेंगे। अपने रिसोर्सेज फिक्स कर लें। अगर आपने समय और रिसोर्सेज फिक्स कर लिए तो फिर आपका रोड मैप आपके माइंड में क्लियर रहता है। फिर आप कहीं बीच में अगर थोड़े भटकते भी हैं तो आपको पता होता है मैंने इतने टाइम में ये सब्जेक्ट मुझे करना था, ये सोर्स से करना था। तो अगर आप कहीं लूज भी होते हैं तो फिर से कैचअप करने में परेशानी नहीं आती। 2000 मतलब ये आपका सेकंड अटेम्प्ट था इसमें, तो 2018 में आपकी 1521वीं रैंक थी जी। तो वहाँ क्या कमी आपको लगी थी? आपने जैसे मुझे पहले बताया कि हिंदी और इंग्लिश में अगर और फोकस करते तो शायद और रैंक उस समय ही अच्छी आ जाती। तो हिंदी इंग्लिश के बारे में क्या कहेंगे? आरएस 2018 के दौरान में आईएएस की तैयारी भी साथ में मेरी चल रही थी उस समय, और जब मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ था उस साल 1.3 नंबर से सिर्फ, तब मैंने सोचा था कि मैं आरएस की परीक्षा अब दूंगा। मेरी प्लान्ड अटेम्प्ट नहीं थी वो आरएस की एग्ज़ाम मतलब मैं पहले से तैयारी नहीं कर रहा था। प्री क्लियर हुआ, फिर मेंस मुझे लगा कि मैं अच्छे से कर सकता हूँ तो मैं तैयारी में लगा। बट वही चीज़ जो मैंने अभी बताई ना, मेरी प्लानिंग क्लियर नहीं थी उस टाइम पे। मैं रैंडमली सब्जेक्ट्स उठा के पढ़ रहा था, सिलेबस मेरे हाथ में नहीं था, कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी कि मैं कितने समय में कौन सा सेक्शन कंप्लीट करूंगा, कब रिवाइज करूंगा। आरएएस में फैक्चुअल ओरिएंटेशन भी बहुत ज़्यादा होता है कॉन्सेप्चुअल के साथ, तो आप जब तक रिवीजन नहीं लगाएंगे 2-3 ऐसे एग्जाम में, तब तक आप बहुत ज़्यादा फैक्चुअल ओरिएंटेशन नहीं ला सकते अपने आंसर्स के अंदर। साइंस का स्टूडेंट हूँ बट मेरा साइंस का सब्जेक्ट अच्छा नहीं हुआ था। राजस्थान जीके मैंने अच्छे से नहीं पढ़ी थी, और हिंदी इंग्लिश जैसे आपने कहा पेपर 4 मेरा इतना अच्छा नहीं हुआ था। पेपर 4 में हिंदी में मुझे सिर्फ 17 नंबर मिले थे ग्रामर में 50 में से, जो कि एक सुसाइडल अटेम्प्ट अपन बोल सकते हैं उसको, कि आप सिलेक्शन ही डिजर्व नहीं करते अगर आप इतना लूज बर्ताव कर दें। बट ये था कि तमाम इन कमियों के बाद भी जब मैं इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचा तो एक कॉन्फिडेंस था कि कमियां मेरे अंदर ही हैं। कई बार हम सोचने लगते हैं कि कमी बाहर है, किसी और प्रोसेस में है, किसी और चीज़ में नहीं है। आप जब असफल हो तो सबसे पहले ये देखिए कि मेरे अंदर क्या कमी थी। 2018 में 1521 रैंक आई, मैं बैठा, मैंने एनालाइज किया तो सबसे पहले पता पड़ा मैंने साइंस नहीं पढ़ी थी, राजस्थान जीके मेरा स्ट्रांग नहीं था, बहुत वेरिएशन थे मार्क्स के अंदर। 10 में से 7 नंबर भी बहुत आंसर्स में मिले तो कई जगह 0 भी मिले। ये वेरिएशन नहीं आना चाहिए। पेपर 4 मेरा स्ट्रांग नहीं था, उसको मैंने स्ट्रांग किया। तो ये टिट्स एंड बिट्स पीसेस में जो आगे बढ़ता हुआ मैंने कहते हैं इम्प्रूवमेंट किया। 4 पेपर्स हैं, अगर आप 5-5, 7-7 नंबर भी हर पेपर में इंप्रूव करते हैं तो आप सोचिए आप 30 नंबर 4 पेपर में इंप्रूव कर रहे हैं, और 30 नंबर का मतलब है 1000 रैंक। तो छोटी छोटी कमियां ही होती हैं हमारी जो हमें बहुत दुख देती हैं। यस। और मतलब अगर यहाँ पर सिलेक्शन नहीं होता तो कोई बी प्लान आपने सोचा हुआ था? बी प्लान देखिए, मैंने जैसे कहा ना, अगर शुरू में आपने 2 साल अच्छे से तैयारी कर ली, इसीलिए मैंने बोला था, तो बाकी परीक्षाएं आपके लिए आसान हो जाएंगी बहुत हद तक। नाबार्ड ग्रेड ए परीक्षा जो होती है उसमें
बिना किसी स्पेशल एफर्ट के मैं इंटरव्यू दे के आया हूँ। अच्छा। तो मतलब उसके अंदर अगर मैं थोड़ा और एफर्ट देता तो चयन हो भी सकता था। मैंने एग्रीकल्चर का पूरा सेक्शन छोड़ दिया था क्योंकि मैं आईएएस की तैयारी कर रहा था। मैंने इसके साथ पटवारी की एग्जाम दिया था, उसके लिए कोई तैयारी नहीं की थी। 27 अक्टूबर को आरएएस का एग्जाम था ऑलरेडी, तो 24 तारीख को मैं पटवारी का एग्जाम विदाउट सिलेबस ज़्यादा और पैटर्न दे के आया था सिर्फ, और उसमें सिलेक्शन हुआ। वीडियो का एग्जाम था, उसमें सिलेक्शन हुआ, बट मैंने एग्जाम दिया नहीं क्योंकि मैं ऑलरेडी अपनी तहसील में पदस्थ हूँ। तो अगर आप पहले 2 वर्ष अपनी बहुत अच्छे से झोंक देंगे, जो मैंने शुरू में कहा, और इतनी अच्छी तैयारी रखेंगे कि सिविल सेवा जैसी परीक्षा के स्तर की आपकी तैयारी हो, तो बाकी परीक्षाएं आपके लिए बहुत दुखदायक सिद्ध नहीं होंगी। आप 2 साल बाद दें जो भी परीक्षा दें, मैं कहूँगा कि शुरू के 2 वर्षों में कोई डिस्ट्रैक्शन ना रखें। आपका ग्रेजुएशन हो गया है, आप 2 साल सिर्फ एक लक्ष्य रखें कि मुझे सिविल सेवा की तैयारी करनी है। फिर नहीं होता है तो आप बाकी एग्जाम्स भी दें, पर वो जब आती है भर्ती उस समय दें। अगर आपकी तैयारी 2 वर्षों में बहुत अच्छी है तो इतनी मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप उन एग्जाम्स की नोटिफिकेशन आने पर भी उसको क्लियर कर सकते हैं। सही बात है। आरएस में चयन होने से पहले और चयन होने के बाद नाथद्वारा के लोगों में या आपके जान पहचान के लोगों में व्यवहार में कोई परिवर्तन आया है? नाथद्वारा में बहुत परिवर्तन आया है क्योंकि यहाँ से जैसे गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ ही रुझान बहुत कम है, लोग तैयारी ही नहीं करते हैं। तो प्रशासनिक सेवा में जब चयन हुआ और 11th रैंक लगी, तो समस्त जो यहाँ के कह सकता हूँ मैं समाज, लोग सभी हैं जो मुझे जानते हैं, खासकर मेरे फैमिली मेम्बर्स हो, मेरे टीचर्स हों, जैसे मैम ने मुझे पढ़ाया है तो ये समझ सकते हैं, तो वो लोग बहुत खुश हुए। क्योंकि एक होता है सिलेक्शन होना किसी गवर्नमेंट जॉब में, अधिकतर टीचर की ओर यहाँ पर रुझान रहता है, लेक्चरर बनते हैं लोग। उसके बाद होता है प्रशासनिक सेवा में चयन होना, तो वो उनके लिए एक बहुत बड़ा मोरल बूस्ट था स्टूडेंट्स के लिए। मेरी फैमिली नहीं, आसपास की सोसाइटी और नगर के और जो छोटे बच्चे हैं वे भी अपने घर में बोलने लगे कि हमें विवेक भैया की तरह करना है। तो मेन चीज़ यही होती है कि अगर आप कहीं से निकलें और लोग आपको, परिवार, आसपास के मित्र देख कर ये सोचे कि ये हमारे साथ ही घूमते थे, मेरे कॉलेज के मित्र हैं, उन्हें भी बहुत बूस्ट मिला कि ये हमारे साथ आता जाता था, इन्हें हम रोज़ देखते थे। नाथद्वारा बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा शहर है और सभी एक दूसरे को कभी ना कभी मिलते हैं, जानते हैं। तो ये इस तरह से बूस्ट मिलता है कि जब इन्होंने किया तो हम भी कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर पहले मैंने बताया कि कोई सिलेक्शंस हुए नहीं थे इतने, तो गाइडेंस अवेलेबल नहीं थी। अब मेरी वजह से अगर लोगों को मॉरल बूस्ट मिलता है और आने वाली जनरेशन एनकरेज होती है इन एग्जाम्स के लिए, तो इससे अच्छा और कोई आउटपुट नहीं हो सकता। तो मैं विवेक के लिए यही कहना चाहूँगी, जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लौटाएगा, किसी चिराग को अपना मकान नहीं होता। तो उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू मैम। नमस्कार।